हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बहुत समय बाद मैं आप सबसे मिल रहा हूं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्फन मूवी को, जो कि एक हॉरर, थ्रिलर और मिस्ट्री मूवी है। यह कहानी है केट की और उसके परिवार की। केट के पति का नाम जॉन है और इनके 2 बच्चे भी हैं। बड़े बेटे का नाम डेनियल है, जो कि 12 साल का है, और इनकी एक छोटी बच्ची भी है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स बचपन से ही सुन और बोल नहीं सकती है, लेकिन वह इशारों को समझती है और लिप रीडिंग करके बातों को समझ सकती है। केट की एक और बच्ची होने वाली होती है जिसका नाम वह जेसिका रखना चाहती है, लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। केट उसके मिसकैरेज के बाद काफी दुखी रहने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। इसकी वजह से केट और जॉन एक बच्ची को अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं और अनाथालय जाते हैं, जहां कई सारे बच्चे होते हैं। और इनकी मुलाकात होती है ईस्टर से, जो कि एक रशियन बच्ची है। इसका कोई फ्रेंड नहीं होता, यह किसी के साथ नहीं खेलती। जब केट और जॉन इसे देखते हैं तब वह पेंटिंग कर रही होती है। एक्चुअली ईस्टर एक बहुत ही अच्छी पेंटर होती है, और ईस्टर से बात करके केट और जॉन काफी इंप्रेस होते हैं और डिसाइड करते हैं कि वह ईस्टर को ही अडॉप्ट करेंगे। और केयरटेकर एबिगेल के पास जाते हैं, जो कि एक नन है। वह उन्हें बताती है कि ईस्टर बहुत ही समझदार बच्ची है, वह किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर है। वह उन्हें बताती है कि ईस्टर जिस परिवार के साथ रहकर आई है, वह परिवार घर में आग लगने की वजह से मारा गया, लेकिन ईस्टर किसी तरह से बच गई और तब से वह हमारे साथ ही है। केट और जॉन ईस्टर को लेकर अपने घर आ जाते हैं, जहां उनकी बेटी मैक्स ईस्टर को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे उसके साथ खेलने के लिए एक फ्रेंड मिल गया होता है। लेकिन डेनियल को ईस्टर के कपड़े पहनने का तरीका और व्यवहार पसंद नहीं होता। अब जॉन और केट ईस्टर को एडमिशन डेनियल के स्कूल में करवा देते हैं, जहां क्लास में एक बच्ची उसके कपड़ों को लेकर मजाक उड़ाती है, लेकिन ईस्टर कुछ नहीं बोलती, बस उसे घूरती रहती है। आगे दिखाया जाता है कि डेनियल अपने गन के साथ खेल रहा होता है, और तभी वहां पर एक कबूतर आ जाता है, जिसे डेनियल शूट कर देता है, जिससे कबूतर घायल होकर नीचे गिर जाता है। तभी ईस्टर वहां आ जाती है और डेनियल को कहती है कि इसे मार दो, यह तकलीफ में है। लेकिन डेनियल मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन ईस्टर कबूतर को पत्थर से कुचल कर मार देती है, जिससे डेनियल को बुरा लगता है और तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम है कहते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन ईस्टर स्कूल जाती है। उसके हाथ में एक बाइबल होती है, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखती है। अब वही लड़की जिसने कल उसका मजाक उड़ाया था, उसकी बाइबल लेकर हवा में उछाल देती है, जिससे उसके सारे पन्ने बिखर जाते हैं। यह देखकर ईस्टर को गुस्सा आ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे सारे बच्चे डर जाते हैं। घर आने पर केट ईस्टर को पियानो सिखा रही होती है और इसी दौरान स्कूल में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछती है। इसके बारे में ईस्टर की क्लास टीचर ने उसे बता दिया था, लेकिन ईस्टर उसे इग्नोर कर देती है और पूछती है कि जेसिका कौन है, जिसका नाम उसने डेनियल से सुना होता है। केट शॉक हो जाती है, क्योंकि जेसिका उसकी वह बेटी थी जो उसके पेट में ही गुजर गई थी, और उसे अपने गार्डन में लेकर जाती है और एक फूल के पौधे को दिखाते हुए कहती है कि जेसिका मेरी बेटी थी, जो जन्म से पहले ही भगवान के पास चली गई, जिसकी राख को हमने इस पौधे में डाल दी है, ताकि इन फूलों के माध्यम से हम हमेशा उसे अपने साथ महसूस कर सकें। यह सुनकर ईस्टर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जेसिका बहुत ही लकी होती, जिसे आप जैसे महान माँ मिली। यह सुनकर केट को बहुत ही अच्छा लगता है और वह ईस्टर को अपने गले लगा लेती है। केट और ईस्टर दोनों काफी घुल मिल जाते हैं। केट काफी खुश होती है और जॉन को यह सब बताती है। इसी दौरान दोनों किचन में इंटीमेट होने लगते हैं। केट उससे बेडरूम में जाने के लिए कहती है, लेकिन जॉन नहीं सुनता और दोनों वहीं शुरू हो जाते हैं। तभी ईस्टर वहां आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। अब केट अपने आप को संभालते हुए ईस्टर के पास जाती है और उसे समझाते हुए कहती है कि बच्चों को कुछ चीजें नहीं देखनी होती, क्योंकि बड़ों को प्यार करने का तरीका बच्चों से अलग होता है। ईस्टर कहती है कि हाँ मुझे पता है, वो सेक्स करते हैं, जिससे केट को शौक लगता है कि 9 साल की बच्ची को यह सब कैसे पता, और इस बारे में जॉन से बात करती है। लेकिन जॉन कहता है उसने यह शब्द कहीं सुना होगा, लेकिन केट कहती है कि जिस तरह से उसने कहा था, उससे लगता है कि उसे इसका मतलब पता है और उसे यह थोड़ा अजीब लग रहा होता है। अगले दिन स्कूल के बच्चों को पार्क में खेलते हुए दिखाया जाता है, जहां पर ईस्टर उस बच्ची को भी देखती है जिसने स्कूल में उसका मजाक उड़ाया था, जो कि एक झूले में झूल रही होती है। तभी ईस्टर मौका देखकर उसे ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और उसका पैर टूट जाता है। घर पर जॉन ईस्टर से पूछते हुए कहता है कि ब्रेंडा के पिता कह रहे थे कि तुमने उसे धक्का दिया है, लेकिन ईस्टर कहती है कि हम सिर्फ खेल रहे थे, वह स्लिप होकर गिरी है। केट मैक्स से पूछती है कि तुमने कुछ देखा है, तो मैक्स कहती है कि वह स्लिप होकर गिरी है। हालांकि मैक्स ने ईस्टर को धक्का देते हुए देखा होता है, लेकिन वह ईस्टर को पसंद करती है, इसलिए सच नहीं बताती। वहीं डेनियल कहता है कि ईस्टर झूठ बोल रही है और बहुत ही रूडली बिहेव करता है। जॉन डेनियल को उसकी सिस्टर से सॉरी कहने के लिए कहता है। डेनियल कहता है कि वह मेरी बहन नहीं है और वहां से उठकर चला जाता है, जिससे नाराज होकर जॉन डेनियल के लिए बनाया गया ट्री हाउस
लॉक कर देता है और कहता है कि जब तक वह ईस्टर को सॉरी नहीं बोलेगा इस ट्री हाउस में नहीं खेल पाएगा। अगले दिन कैट, मैक्स और ईस्टर तीनों शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाते हैं, जहां पर कैट को सिस्टर एबिगेल का फोन आता है और वह ईस्टर के बारे में पूछती है, जिस पर कैट पार्क में हुए इंसिडेंट को बताती है, जिसे सुनकर एबिगेल थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं आपसे जल्दी बात करूंगी। ईस्टर कैट और एबिगेल की बातें सुन रही होती है और वह भी टेंस हो जाती है। घर आने पर ईस्टर गुस्से में पियानो बजाने लगती है। तभी कैट वहां आ जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम्हें पियानो बजाना नहीं आता। ईस्टर जवाब में कहती है कि मुझे लगा कि आपको सिखाना अच्छा लग रहा है। अब ईस्टर का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो रहा होता है और वह कैट के साथ मिसबिहेव करने लगती है, लेकिन जॉन के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आती है। कैट जॉन से ईस्टर के बारे में बताती है, लेकिन जॉन कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, वह मात्र एक बच्ची है। कैट कहती है कि उसका बिहेवियर तुम्हारे साथ काफी अच्छा है, लेकिन मेरे साथ कम्प्लीटली डिफरेंट है और दोनों धीरे धीरे झगड़ने लगते हैं। यह सुनकर ईस्टर काफी खुश हो रही होती है। अगले दिन एबिगेल घर पर आती है और कैट और जॉन से ब्रेंडा के बारे में बात करते हुए कहती है कि यह मुझे आपको पहले बताना चाहिए था कि जहाँ कुछ बुरा होता है ईस्टर वहाँ जरूर होती है। ऑर्फनेज में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जहाँ पर ईस्टर मौजूद होती थी। मैंने उसके पुराने स्कूल में भी कॉल किया था, जहाँ से मुझे पता चला कि एक लड़का अपने हाथ में सीजर लेकर खेल रहा था और अचानक से वह उसके जबड़े में घुस गया। इस वक्त सिर्फ ईस्टर ही वहाँ मौजूद थी। जॉन कहता है, तो क्या इन सब के लिए आप उस 9 साल की बच्ची को दोषी मानते हैं? एबिगेल कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि यह उसने ही किया है, लेकिन वह हमेशा वहाँ होती है जहाँ पर कुछ गलत होता है। मैंने आपको उस परिवार के बारे में बताया था जिसके साथ ईस्टर इससे पहले रहती थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आग खुद से नहीं लगी बल्कि लगाई गई थी और आग लगाने वाले का अब तक पता नहीं चला है, लेकिन सिर्फ ईस्टर ही वहाँ से बची। लेकिन जॉन एबिगेल की बातों से सहमत नहीं होता और कहता है कि 9 साल की बच्ची इतना सब कैसे कर सकती है। लेकिन कैट को ईस्टर पर शक होता है और वह कहती है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि वह ईस्टर को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे ताकि उसके दिमागी हालत के बारे में पता कर सकें। तभी एबिगेल कहती है कि मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें ईस्टर छुपकर सुन रही होती है और मैक्स के पास जाकर कहती है, यह औरत मुझे तुमसे दूर ले जाने के लिए आई है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? अब ईस्टर एक हथौड़ी लेकर मैक्स के साथ रास्ते में छुप जाती है जहाँ से एबिगेल को जाना होता है। एबिगेल जैसे ही अपनी कार से वहाँ पर पहुँचती है, ईस्टर मैक्स को एबिगेल की कार के सामने धकेल देती है। एबिगेल मैक्स को अचानक सामने देखकर गाड़ी घुमा लेती है और उसे बचा लेती है और दौड़कर मैक्स के पास आती है। तभी पीछे से ईस्टर हथौड़ी से एबिगेल पर हमला कर देती है और हथौड़ी से वार कर करके उसे मार देती है और मैक्स की मदद से लाश को झील में फेंक देती है और मर्डर के सारे एविडेंस डेनियल के ट्री हाउस में छुपा देती है। ट्री हाउस से निकलते वक्त डेनियल उन्हें देख लेता है और ईस्टर भी डेनियल को देख लेती है। रात में ईस्टर डेनियल के बेडरूम में जाती है और उसे डराते हुए कहती है कि अगर उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसे मार देगी। अगले दिन कैट और जॉन ईस्टर को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं। ईस्टर साइकियाट्रिस्ट के सामने बहुत ही अच्छे से पेश आती है ताकि कोई शक न हो। अब डॉक्टर और जॉन दोनों कैट को ही समझाने की कोशिश करते हैं कि वह गलत है, जबकि ईस्टर एक साधारण और शर्मीली लड़की है। जैसे ही कैट और जॉन अपने घर पहुंचते हैं, कैट के पास ऑर्फनेज से एक कॉल आता है जिसमें एक नन बताती है कि एबिगेल जो कल उनसे मिलने आई थी वह अभी तक ऑर्फनेज नहीं पहुंची है। और तभी दिखाया जाता है कि पुलिस कैट और जॉन को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें एबिगेल की डेड बॉडी मिली है जिसे किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अब कैट का ईस्टर पर शक और बढ़ जाता है और वह नेट पर एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में सर्च करती है जिसके सारे सिम्टम ईस्टर से मैच करते हैं। वह सारी रिसर्च जॉन को दिखाती है, लेकिन जॉन उसे सीरियसली नहीं देता और कहता है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए। कैट कहती है कि वह जिसे अपने साथ रख रही है उसके बारे में सिर्फ कुछ जानकारी हासिल करना चाहती है। अगले दिन ईस्टर और जॉन आपस में बातें कर रहे होते हैं। ईस्टर कहती है कि आप एक बहुत ही अच्छे डैडी हैं। जॉन कहता है तुम्हारी माँ भी बहुत अच्छी है। ईस्टर कहती है पर वह मुझे प्यार नहीं करती और मैं समझ सकती हूँ कि किसी एडॉप्टेड चाइल्ड को अपने बच्चे की तरह प्यार करना आसान नहीं होता। जॉन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम अपनी माँ के लिए कुछ करती क्यों नहीं। अब दिखाया जाता है कि ईस्टर केट के लिए एक फूलों का गुलदस्ता लाती है। इस गुलदस्ते में वही फूल होते हैं जिन्हें केट ने जेसिका की याद में लगाया था। यह फूल केट के लिए बहुत मायने रखते थे। केट इन फूलों को पेड़ों से अलग देखकर काफी दुखी होती है और ईस्टर का हाथ पकड़कर गुस्से में डांटने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ईस्टर जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर जॉन वहां आ जाता है और ईस्टर को केट की पकड़ से छुड़ा देता है। केट कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि वह जानती थी कि इन फूलों का मेरी लाइफ में क्या महत्व है। जॉन कहता है मैंने उसे कहा था कि वह तुम्हारे लिए कुछ करे और उसने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। रात में ईस्टर एक मशीन में अपने हाथ को फंसाकर अपने हाथ की हड्डी तोड़ लेती है और अपने बेडरूम में जाकर डैडी डैडी बोलकर कराहने लगती है। जॉन देखता है कि उसके हाथ में तो फ्रैक्चर हो गया है जिससे उसके हाथ में प्लास्टर लगाना पड़ता है। जॉन केट से कहता है तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। केट कहती है कि मैंने इतनी जोर से उसका हाथ नहीं पकड़ा था,
जॉन कहता है वह आज मेरे साथ ही रहना चाहती है, तुम हॉल में सो जाओ। केट काफी दुखी होती है, इसलिए मार्केट से 2 बोतल शराब खरीदती है, लेकिन वह पीती नहीं बल्कि एक बोतल सिंक में गिरा देती है। अगली सुबह केट कार से डेनियल और ईस्टर को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। साथ में उसकी छोटी बेटी मैक्स भी होती है। जहाँ कार से उतरते वक्त डेनियल के बैग से बुक्स गिरने लगती हैं। एक्चुअली ईस्टर ने ही डेनियल के बैग में यह होल किया था। अब केट बुक्स उठाने में डेनियल की मदद करने लगती है। तभी ईस्टर कार की हैंड ब्रेक हटा देती है, जो कि एक ढलान में खड़ी होती है, जिससे कार पीछे की ओर लुढ़कने लगती है। कार के अंदर मैक्स बैठी होती है। केट मैक्स को बचाने के लिए कार के पीछे भागती है। कार के पीछे से काफी ट्रैफिक भी आ रहा होता है। अब कार ने और स्पीड पकड़ ली होती है और सीधा जाकर बर्फ में टकराती है। सीट बेल्ट लगाने की वजह से मैक्स को कुछ नहीं होता। अब केट, जॉन और उनकी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर घर पर बात कर रहे होते हैं। केट कहती है कि मुझे पूरी तरह से ध्यान है कि मैंने हैंड ब्रेक लगाया था और किसी ने उसे हटा दिया। डॉक्टर कहती है कि इससे पहले भी तुमने अपनी गलती को ईस्टर पर थोपने की कोशिश की थी और अब फिर भी वही कर रही हो। तभी जॉन एक बोतल निकालकर सामने रखते हुए कहता है कि तुमने कल ड्रिंक की, उसकी वजह से ये सब हुआ। एक्चुअली कुछ समय पहले केट को ड्रिंकिंग की लत थी, लेकिन उसने अब पीना छोड़ दिया था। केट कहती है कि मैंने 2 बोतल ली थी, लेकिन पी नहीं बल्कि एक बोतल को सिंक में गिरा दिया। लेकिन डॉक्टर और जॉन उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना चाहिए। केट ऐसे हालातों में अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं जाना चाहती और वह जॉन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन कहता है मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ, तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर जाना होगा ताकि तुम फिर से अपनी लत को छोड़ सको, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर तुमसे अलग हो जाऊंगा। अब डेनियल को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बहन मैक्स के पास जाता है और कहता है कि कार क्रैश के बारे में तुम्हें क्या पता है, मुझे बताओ ताकि मॉम और डैड हमें बचा सकें। मैक्स डेनियल को कुछ पेंटिंग्स देती है जो खुद मैक्स ने बनाई होती हैं, जिसमें उसके सामने हुए सारे इंसिडेंट को बनाया होता है, जैसे ब्रेंडा का झूले से गिरना, एबिगेल की हत्या के एविडेंस को ट्री हाउस में छुपाना। डेनियल कहता है कि मैं उन एविडेंस को लाकर पेरेंट्स को दिखाऊंगा ताकि वह ईस्टर की सच्चाई जान सके। वहीं ईस्टर इन दोनों की बातें गेट के बाहर सुन रही होती है। अब केट को दिखाया जाता है, जो कि ईस्टर के रूम की तलाशी ले रही होती है, जहाँ से उसे एक बाइबल मिलती है, जिसके लास्ट पेज पर लिखा होता है सारणी इंस्टीट्यूट। केट समझती है कि यह कोई ऑर्फनेज है और कॉल करके ईस्टर के बारे में पता करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल होता है, जहाँ से उसे ईस्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अब वह ईस्टर की फोटो सारणी इंस्टीट्यूट को मेल करती है ताकि वह उसकी फोटो को देखकर पहचान सकें और इन्फॉर्मेशन दे सकें। तभी दिखाया जाता है कि डेनियल एविडेंस की तलाश में ट्री हाउस में जाता है, लेकिन उसे वहाँ एविडेंस नहीं मिलता, बल्कि उसी समय ईस्टर वहाँ आ जाती है और अपने बैग से एक एक करके सारे एविडेंस निकालकर गिरा देती है और उनमें आग लगा देती है, जिससे पूरे ट्री हाउस में आग लग जाती है और खुद गेट लॉक करके बाहर आ जाती है, जबकि डेनियल अंदर फंस जाता है। पूरा ट्री हाउस जल रहा होता है। डेनियल खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करता है और ट्री हाउस की छत पर चला जाता है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता और वह छत से नीचे जंप लगा देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब नीचे मौजूद ईस्टर एक पत्थर उठाकर डेनियल के सिर पर पटकने वाली होती है कि तभी मैक्स उसे धक्का दे देती है, जिससे वह दूसरी तरफ गिर जाता है। इसी दौरान केट ट्री हाउस को जलता हुआ देख लेती है और भागती हुई घर से आती है और डेनियल को बेहोश देख काफी घबरा जाती है और उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। ईस्टर हॉस्पिटल में भी डेनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर्स उसे बचा लेते हैं। यह देख केट अपना आपा खो देती है और ईस्टर को मारने लगती है, लेकिन जॉन और डॉक्टर को उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। अब जॉन केट के पास जाता है और कहता है कि मैं ईस्टर और मैक्स को लेकर घर जा रहा हूँ। केट कहती है ईस्टर मैक्स से दूर रहना। जॉन बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। जॉन मैक्स और ईस्टर को उनके रूम पर छोड़कर आता है और ड्रिंक करने लगता है। तभी ईस्टर जवान लड़कियों की तरह तैयार होकर जॉन के पास आती है और जॉन को सेक्सुअली अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। पहले जॉन उसे बच्चे की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जल्दी ही उसके इरादे भाप जाता है और उसे डांटने लगता है और कहता है कि कल वह नन को बुलाकर उसे ऑर्फनेज भेज देगा। ईस्टर गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। अब केट के मोबाइल में एक कॉल आता है, जो कि सारणी इंस्टीट्यूट से किसी डॉक्टर का होता है और वह ईस्टर के बारे में बात करते हुए कहता है जिस लड़की की फोटो आपने हमें भेजी थी वह कोई 9 साल की बच्ची नहीं है, बल्कि वह 33 साल की एडल्ट महिला है और हार्मोन डिसऑर्डर की वजह से उसका शरीर नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसका दिमाग एक 33 साल की औरत का है। हमने उसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में रखा था। वह बहुत ही वायलेंट है। उसने हमारे 7 लोगों को एक एक करके मार दिया था और आपसे पहले जिस परिवार ने उसे अडॉप्ट किया था उसके ऑनर को सेक्सुअली सेड्यूस न कर पाने की वजह से उनके घर में आग लगा दी और उनके पूरी परिवार को जिंदा जला दिया था। इसलिए जितना जल्दी हो सके उससे अपना पीछा छुड़ा लें और पुलिस की मदद लें। इधर दिखाया जाता है कि ईस्टर अपने रूम में गुस्से से सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है, जिसकी आवाज सुनकर जॉन उसके कमरे में जाता है, लेकिन ईस्टर वहाँ नहीं होती, बल्कि पूरे कमरे में सामान फैला हुआ होता है। जैसे ही वह रूम से बाहर निकलते हुए लाइट बंद करता है, उसे कुछ पेंटिंग दिखाई देती हैं, जो कि लाइट बंद करने पर ही दिखाई देती हैं। इन पेंटिंग में काफी वायलेंस होता है, जिन्हें देखकर जॉन काफी शौक हो जाता है। वह देखता है कि बाल पर कुछ न्यूड
पेंटिंग भी होती हैं, जिन्हें छोटी छोटी पेंटिंग की मदद से छुपाया गया होता है। तभी जॉन का फोन बजता है जो कि कैट ने किया होता है और वह फोन उठाने के लिए हॉल में जाता है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब जॉन बिजली को चेक करने के लिए इलेक्ट्रिक रूम में जाता है, जहाँ पर काफी अंधेरा होता है। टॉर्च की मदद से वह देखता है कि किसी ने जानबूझकर लाइट बंद की है और जैसे ही वह पीछे मुड़ता है, ईस्टर चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसके सीने में कई सारे वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी मैक्स वहां पर आ जाती है, जिसने ईस्टर को जॉन का मर्डर करते हुए देख लिया होता है और ईस्टर कहीं उसे मार ना दे, इसलिए अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। ईस्टर घर में रखी गन को निकालती है, लेकिन तभी कैट वहां आ जाती है और वह देखती है कि जॉन को ईस्टर ने मार दिया है और मैक्स उसे आसपास नजर नहीं आ रही होती, इसलिए उसे ढूंढने के लिए मैक्स के रूम पर जाती है, लेकिन मैक्स अपने रूम में भी नहीं होती। अब कैट ऊपर से देखती है कि मैक्स गार्डन में छिपी हुई होती है और तभी ईस्टर वहां आ जाती है और वह मैक्स को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी कैट उसके ऊपर कूद जाती है, जिससे ईस्टर बेहोश हो जाती है। अब कैट मैक्स को लेकर एक झील के पास पेड़ के पीछे छुप जाती है और देखती है कि वहां पर पुलिस आ गई होती है, जिसे कैट ने ही कॉल करके इन्फॉर्म किया होता है। तभी पीछे से ईस्टर चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिससे कैट की गन वहीं पर गिर जाती है और ईस्टर और कैट दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। मैक्स वो गन उठा लेती है और ईस्टर को शूट कर देती है, लेकिन गोली ईस्टर को नहीं लगती, बल्कि झील के ऊपर जमी बर्फ में लगती है, जहां दोनों लड़ रहे होते हैं, जिससे बर्फ टूट जाती है और वह दोनों झील में गिर जाती हैं। अब दोनों झील से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कैट ईस्टर के मुंह पर एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह पानी में ही डूब जाती है और ईस्टर का अंत हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटे के आइकन पर क्लिक जरूर करें।